नमस्कार। आज के ये निवेशक शिक्षा वेबिनार में आप सबका स्वागत है। अ, जैसा आप जानते हैं कि 6 अक्टूबर से यानी कि कल से आईओस को जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज कमीशंस है उसने विश्व निवेशक सप्ताह 2025 का आरंभ किया है, वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2025। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम ये वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। इस साल जो इस वर्ष जो अ, विश्व निवेशक सप्ताह है उसके मुख्य विषय जो है उसमें से एक विषय हम खास करके इसके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं, जो धोखाधड़ी और ठगी से बचाव के विषय में है। यानी कि जो निवेश की दुनिया में फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं, उनसे कैसे बचा जाए। आज का ये पूरा पूरा कार्यक्रम हिंदी में होगा। अ, आपको कहीं भी किसी समय कोई प्रश्न है तो आप चैट विंडो में टाइप कर सकते हैं और उसमें हम अ, उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। जो भी हम उत्तर दे नहीं पाए उसको बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये जो कार्यक्रम है करीब 40-45 मिनट तक मैं प्रेजेंटेशन करूंगा। उसके बाद हम प्रश्नोत्तरी में चले जाएंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आता है, जैसे कार्यक्रम का शीर्षक भी आपने देखा, ये निवेश का पहला नियम पैसा न गवाए। और ये जो नियम जो है इसके विषय में शुरुआत करते हैं कि ये जो आपको यहाँ पे तस्वीर में जो दिख रहा है। ओके आरक्षित जी, मैं प्रयत्न करूंगा इंग्लिश शब्द भी बोलता रहूंगा बीच बीच में। ये तस्वीर में आपको जो दिख रहा है कि कोई तैरने का प्रयत्न कर रहा है। और ये जो है ये मेरी परिस्थिति थी जब मैंने एमबीए कॉलेज से पास आउट किया था 1993 में। जैसे ही पहली सैलरी हाथ में आई तो प्रश्न ये हुआ, अभी करे क्या इसका। और उस समय पे हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे तो खर्च करने का इतना ज्यादा शौक नहीं था। उसका अर्थ ये कि बचत थी, और ये बचत का क्या करे उस विषय में सोचने की आन पड़ी, क्योंकि तब तक तो मेरे पेरेंट्स सभी देख रहे थे पैसे के विषय में। और जैसे ही ये प्रश्न आया तब पता चला कि हमारा एजुकेशन सिस्टम वो हमको ये सब चीजें सिखाता है जो काम में लेके हम कमाई कर सकते हैं, इनकम अर्न कर सकते हैं। लेकिन वो जो कमाई हुई, जो इनकम हुई हमारी, उसका क्या करे, ये एक प्रश्न मन में आ रहा है। तो उसी में से उसी के ऊपर से प्रेरित होकर ये चित्र लिया है। ये बात वो वाली हो गई कि तैरना कभी सीखा नहीं था और किसी ने धक्का दे के समुद्र में डाल दिया। और समुद्र में डाला है, स्विमिंग पूल में नहीं डाला है। तो निवेश की दुनिया में पहला कदम रखा या तो मनी मैनेजमेंट की दुनिया में पहला कदम रखा, उस समय तक कुछ पता नहीं था कि निवेश करने का सही तरीका क्या होता है। और ये जो निवेश करने का सही तरीका पता नहीं था, तो आप ये स्विमर साहब के बारे में सोचिए, तो उनका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होगा। उनको ओलंपिक का गोल्ड मेडल नहीं जीतना है, उनको ये चाहिए कि डूबना नहीं है। और उसी से मेरी पढ़ाई शुरू हुई इस विषय की, डूबना नहीं है, अर्थात पैसे डूबने नहीं चाहिए। और ये पैसे डूबने नहीं चाहिए करते करते 1993 से आज 2025, 32 सालों में थोड़ा बहुत तैरना आ गया है, अभी तक डूबा नहीं हूं।
और ये जो है उसी पे से ये पाठ हम लेंगे। और ये जो वाक्य है पूरा, निवेश का पहला नियम, पैसा न गवाए, ये वॉरेन बफेट के नाम से भी काफी प्रचलित है। उन्होंने कहा था, द फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग, डोंट लूज। द सेकंड रूल ऑफ इन्वेस्टिंग, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो हमने उसी का भाषांतर ले लिया है नियम 1 का। नियम 1, पैसा ना गवाए। लेकिन वो जो दूसरा नियम है वो भी उतना ही पावरफुल है। दूसरा नियम यह है कि पहला नियम कभी ना भूले। निवेश की दुनिया एक अजब दुनिया है। हम कई बार ये सोचते हैं कि कुछ एक चीजें इस तरह से होनी चाहिए। निवेश की दुनिया में बहुत सारी चीजें उल्टा सोचनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पे, अगर आप रिटर्न्स के पीछे भागेंगे, मुनाफे के पीछे भागेंगे, तो जोखिम का सामना बार बार करना पड़ेगा। लेकिन आप जोखिम से बचने का प्रबंध करेंगे तो मुनाफा अपने आप आएगा। इफ यू चेस अपसाइड, you will periodically face risks. But if you know how to manage risk, you will automatically get the profits. और इसी हिसाब से ये आयोस्को ने जो कदम लिया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। अब पैसे नहीं गंवाना है तो उसके लिए पहले समझना ये जरूरी है कि पैसे गंवाए कैसे जाते हैं, क्या क्या करके हम पैसे खो सकते हैं, और मूलभूत इसके अलग अलग रास्ते हैं पैसे खोने के। और अगर हमको ये पता चल गया कि कौन से रास्ते पे जाने से पैसे खो सकते हैं, तो अब हमको पता है कि कौन से रास्ते नहीं जाना है। उन रास्तों से बच के अपने पैसे का नियोजन करना है, पैसे उस तरह से मैनेज करने। पहला, जो पोंजी नाम की योजनाएं होती है, हम हर हर मुद्दे के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सीधा उसी से शुरुआत करते हैं। पोंजी के ऊपर बाद में आएंगे जबकि वो पहला मुद्दा है। पहला, जो कई बार ना जिसको टिप्स बोलते हैं, कई निवेशकों को देखा है, कईयों को मैं मिला हूं जो अपने निवेश जो है वो टिप्स के आधार पे करते हैं। टिप्स या तो अनचाहे या बिन मांगे सुझाव जो अपने आप लोग दे देते हैं। अब हर कोई इसमें धोखाधड़ी करने वाले नहीं होते हैं। कुछ लोग हमारे शुभचिंतक भी होते हैं, लेकिन वो शुभचिंतक को हमारी परिस्थिति के विषय में पता नहीं होता है। और दूसरा, उनमें से कई शुभचिंतक वो विषय के निष्णात नहीं होते हैं, वो एक्सपर्ट नहीं होते इन्वेस्टमेंट के। वो केवल ये समझते हैं कि मेरे लिए जो काम किया है वो आपके लिए भी काम करेगा। जरूरी नहीं। वो ये सोचते हैं कि भूतकाल में एक निवेश में मैंने पैसे बनाए, तो इसी निवेश के द्वारा भविष्य में कोई और पैसे बना सकता है। जरूरी नहीं, क्योंकि जो भूतकाल में जो अच्छा रिटर्न दिया जिस चीज ने, जिस इन्वेस्टमेंट ने, वो ऑलरेडी महंगा हो गया है, हो सकता है। और बाजार के जो उतार चढ़ाव है, अगर चढ़ाव बहुत बड़ा आया तो उसके बाद गिरावट भी बड़ी आ सकती है। तो जो ऊपर के लेवल पे जो निवेश करते हैं उनको नुकसान मिलता है, जबकि वही निवेश में किसी ने भूतकाल में अच्छा पैसा बनाया है। तो किसी के पास से सुझाव लेना है तो सुझाव देने वाले के पास दो चीजें होना आवश्यक है। पहला, उसके पास उस विषय की जानकारी होना आवश्यक है। और दूसरा, उसकी नीयत अच्छी होनी जरूरी है। अर्थात काबिलियत और नीयत, एक्सपर्टीज एंड इंटेग्रिटी, ये दोनों होना जरूरी है।
और जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इंटेग्रिटी खराब होती है, काबिलियत बहुत अच्छी होती है, वो धोखा कर सकते हैं। जबकि हमारे मित्र होते हैं जिनकी नीयत बड़ी अच्छी होती है लेकिन उनके पास काबिलियत नहीं होती है, वो भूल कर देते हैं। और ये दोनों से हमें संभाल के चलना है। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि मित्र होते हैं सब में काबिलियत नहीं होती है, लेकिन जो मित्र होते हैं उसमें काबिलियत हो तो वो सोने पे सुहागा है। दूसरा, जो भी बाजार होते हैं, खास करके सिक्योरिटीज मार्केट, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, या तो गोल्ड सिल्वर, जो निवेश के साधन है, वहां पे बाजार कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहता है। अब ये बाजार कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है, उसमें कई बार हम महंगा खरीदते हैं और सस्ते में बेच देते हैं। और ये जो हो जाता है, और मैं ये बोल रहा हूं हो जाता है, अभी उसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा कारण ये होता है कि कहां पे निवेश करना है कहां नहीं करना है, उस विषय में ढंग से छानबीन नहीं करी है, रिसर्च नहीं किया है, ड्यू डिलिजेंस नहीं किया है। और अब आप ये बाजार के जोखिम को अनचाहे निवेश सुझाव के साथ जोड़ दे, तो मेरे पास अगर जानकारी कम है या ज्ञान कम है, और मैं ऐसी व्यक्ति से सुझाव लूं कि जिसके पास या तो जानकारी कम है या उसकी नीयत खराब है, तो नुकसान होने के या पैसे गंवाने के जो चांसेस है, संभावनाएं हैं, वो बढ़ जाती है। और ये जो उतार चढ़ाव में भूल होना, गलत लोगों से सलाह लेना, ये सब जो है, ये कई बार हम भावनात्मक होके निर्णय लेते हैं, हमारी भावनाओं के आधार पे निर्णय लेते हैं। वहां पे हम तर्क नहीं देखते, हम जो भी निवेश के साधन है उसकी पूछताछ नहीं करते, उसके ये क्यों काम करेगा या नहीं करेगा, उसके पीछे इकोनॉमिक्स क्या है, उसका कारण क्या है, ये ऐसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये अगर अलग है तो डर के मारे या लालच के मारे निर्णय लिए जाते हैं। और ये जो भावना है हमारी, वो कई बार हमारे अगेंस्ट काम करती है, हमारे विरुद्ध में काम करती है। जैसे स्लाइड पे लिखा है कि जब बाजार में कीमतों में गिरावट आती है तो डर लगता है कि अभी और गिरावट आएगी, और ये डर के मारे कई बार हम बाजार से निकल जाते हैं। जबकि कीमतें अगर बढ़ रही है तो ये लगता है कि और बढ़ती रहेगी, या कई बार ये लगता है कि मेरे किसी मित्र ने कोई शेयर खरीद लिया और उसकी कीमतें बढ़ी, मैंने नहीं खरीदा, अब मुझे जल्दी पड़ी है उससे आगे निकलने की। तो ये जो भावनाएं हैं हमारी, वो हमारे साथ कई बार खिलवाड़ करती है। ये तीसरा तरीका है। चौथा तरीका है पैसा गंवाने का, कि जिसको फाइनेंशियल प्लान बोलते हैं, वो ठीक से नहीं बनाया। हमारे पैसे कितने आते हैं, हमारी इनकम जिसको बोलते हैं, आय कितनी है, उसके बारे में ज्यादातर हमको आंकड़ा पता होता है, लेकिन खर्च के ऊपर कई बार काबू नहीं होता। फिर से एक बार मैं क्लियर करना चाहूंगा, मैं ये नहीं बोला कि सब लोग ये गलती करते हैं, लेकिन कई बार हो जाती है। और अगर खर्च के ऊपर काबू नहीं है तो बचत वैसे ही कम होगी। जितनी बचत कम होगी उतना निवेश कम होगा। दूसरी इसी तरह की वित्तीय योजना कमजोर होने के चलते दूसरी जो भूल होती है वो ये है कि हम बीमा नहीं लेते ढंग से, हम एक इमरजेंसी फंड नहीं बनाते हैं। और बीमा को हेल्थ के लिए चाहिए, जीवन बीमा भी चाहिए, और अगर आपने प्रॉपर्टी बनाई है, जैसे अपना खुद का घर लिया हुआ है, तो उसकी
हाउस होल्डर्स पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी भी होनी जरूरी है। जो बीमा है और इमरजेंसी फंड, वो आप ये समझिए कि आपके घर की नींव है। अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी बन सकती है, लेकिन नींव अगर कमजोर है तो इमारत जो है वो कितनी भी बड़ी बना दो, जोखिम और ही बढ़ता रहेगा। निवेश का आयोजन करने में एक और जो भूल होती है वो है अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान नहीं देना। लक्ष्य क्या? फाइनेंशियल गोल्स। अब सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल जो करीब करीब सबकी जिंदगी में आने वाला है वो है रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति। अब ये जो रिटायरमेंट जब आएगा उस समय पे, क्योंकि वो रिटायरमेंट है तो हमारे पास इनकम कोई आने वाली नहीं है, तो जो निवेश करके फंड जो जमा किया है उसी में से हमारे खर्च निकालने हैं। लेकिन जब हम छोटी उम्र के होते हैं तब ये लगता है, 30 की उम्र में ये लगता है और रिटायरमेंट तो 30 साल दूर है, 25 की उम्र में लगता है 35 साल दूर है, बाद में देखेंगे। ये बाद में देखेंगे में धीरे धीरे करते वो बाद इतना नजदीक आ जाता है कि फिर समय कम पड़ता है आयोजन करने के लिए। साथ साथ ये भी हो रहा है कि जो मेडिकल साइंस ने जिस प्रकार से प्रगति की है तो हम लंबे अरसे तक जीते, जिसको एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, वो हमारे आजादी के समय 1947 से 1951 का सेंसस अगर देखें तो 1951 में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 55 साल से कम थी। अब वो एवरेज 65 से ऊपर है। सो सीधा सीधा उम्र में 10 साल बढ़ गए हैं एवरेज में। अब ये एवरेज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि जो लोग 60 की उम्र के हैं ना, उनके लिए अब 5 साल नहीं बचे हैं, वो और ज्यादा जीने वाले हैं। क्योंकि अब जैसे मैं, मेरे साथ जिन लोगों का जन्म हुआ उसी साल में, उसमें से कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली आज नहीं रहे हैं। जो नहीं रहे हैं वो, उन्होंने एवरेज को नीचे खींच लिया है। बट एवरेज अगर 65 होनी है तो कुछ लोग को 65 से ऊपर जीना होगा, तब जाके एवरेज 65 पे पहुंचे। और ये इसको इस तरह से सोचे अगर, तो सामान्यतः जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको प्लानिंग करनी है वो 75, 80 या 85 साल तक की उम्र तक की तो करनी चाहिए। और उसके लिए जो फंड इकट्ठा होना चाहिए उसकी प्लानिंग बहुत जल्दी शुरू करनी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी। तो ये जो है, अगर आयोजन ठीक से नहीं किया है तो भी पैसे गंवाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार पैसे उधार लेके अपने बिजनेस में लगाना एक बात होती है, लेकिन जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लोन लेकर पैसा लगाते हैं वो पूरा का पूरा समय वही बिजनेस में लगाते हैं। उन्होंने एक्सपर्टीज किया तो अपनी या एम्प्लॉयज की, वो एक्सपर्टीज के आधार पे वो बिजनेस खड़ा किया है। उसमें एक्सपर्ट लोग फुल समय काम करते हैं। जबकि निवेश की दुनिया में हमारा हाल वो स्विमर जैसा था, पानी में गिर गए हैं, तैरना किसी ने सिखाया नहीं। अब जब तैरना नहीं आता और पानी में गिर गए हैं तो जाहिर है हम किनारे के जितने नजदीक रहे उतना उतना जोखिम कम है। लेकिन समुद्र के बीचों बीच जाएंगे तो जोखिम वैसे ही बढ़ जाता है। तो निवेश कम अगर समझ में आता है तो लोन लेके निवेश करना वो एक बहुत ही बड़ा जोखिम है।
उसी तरह से डेरिवेटिव्स का उपयोग करके, अब डेरिवेटिव्स अपने आप में खराब चीज नहीं है, हम उसका उपयोग कैसे करते हैं वो समझना जरूरी है। वो हमारे किचन में जो एक चाकू होता है ना सब्जी काटने के लिए, उसके जैसा होता है। अगर सोच समझ के उस चाकू का इस्तेमाल करें तो हम अच्छे से सब्जी काट सकते हैं, लेकिन अगर ठीक से चलाना आता नहीं है तो वही चाकू उंगली भी काट सकता है। और डेरिवेटिव्स के साथ यही होता है। डेरिवेटिव्स भी उधार लेकर निवेश करने वाली बात के करीब करीब सिमिलर है। तो ये तो बड़ी 5 चीजें हैं जिससे पैसे गंवाए जा सकते हैं, लेकिन आज का जो फोकस है अब उसके ऊपर आते हैं जिसको पॉन्जी स्कीम बोलते हैं। और ये जो पॉन्जी स्कीम्स है उसके ऊपर सेबी की वेबसाइट पे भी बहुत सारी जानकारी है। एनआईएसएम ने भी बहुत सारे वेबिनार करे हैं। अ, ये जो है ये एक गलत प्रकार की योजनाएं होती है, निवेश की नकली योजनाएं। सो निवेश जैसा होता ही नहीं, इसलिए नकली शब्द का प्रयोग किया है यहां पर। निवेशकों को कोई पैसा जो वापस मिलता है वो पैसा इसलिए मिलता है क्योंकि पुराने निवेशक को नए निवेशक से आया हुआ पैसा दिया जाता है। और बहुत कम योजनाएं ऐसी होती है जो 1.5-2 साल से ज्यादा चल सकती है इसमें। तो समझते हैं इसके बारे में कि ये है क्या। जो ये ऐसी योजना लेके आते हैं उनका उद्देश्य निवेशकों को फायदा कराना है नहीं, उनका उद्देश्य खुद का फायदा कराने का है। नंबर 2, उसके लिए वो जो भावनात्मक जो भूल करते हैं हम उसी का फायदा उठाते हैं, हमारी लालच का फायदा उठाते हैं। और ये लालच का फायदा उठाने के लिए उनके निवेशकों के निवेश पर बहुत अधिक ज्यादा मुनाफा या प्रॉफिट का प्रॉमिस करते हैं। और ये प्रॉमिस के साथ ये भी कहते हैं कि इसमें जोखिम नहीं है। एक तो ज्यादा रिटर्न, जोखिम नहीं है, और वो रिटर्न गारंटीड है। क्यों गारंटीड है? नहीं, हमारे पास एक्सपर्टीज है इसलिए गारंटी देते हैं हम। हमारे पास जो लोग हैं ना वो इस क्षेत्र के निष्णात है, पर वो एक्सपर्ट्स करते क्या है उसके विषय में कुछ जानकारी नहीं देंगे। जैसा पहले बताया कि नया निवेशक आता है, उससे जो पैसा मिलता है वो पुराने को दिया जाता है, लेकिन एक समय बाद नए निवेशक मिलना बंद हो जाता है। और नए निवेशक आना बंद होता है तब पुराने को पैसा देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। और उस समय पे ये जो योजनाएं हैं वो बंद हो जाती हैं। सो जगदीश जी, थैंक यू आपके प्रश्न के लिए। आपके प्रश्न का उत्तर थोड़ी ही देर में आ जाएगा। सो 3 खासियत होती है ऐसी योजनाओं की। पहला, बहुत ही ज्यादा रिटर्न, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट का वादा। तो साधारण आपको जो रिटर्न मिलता है उससे ज्यादा का वादा होता है। अभी थोड़े समय पहले, 6-8 महीना पहले मुंबई में एक ज्वेलरी शॉप वो बंद हुई। अब ज्वेलरी शॉप की बात क्यों कर रहे हैं यहां पे रिटर्न की? क्योंकि वो ज्वेलर जो है वो 1 हफ्ते का 11% रिटर्न का वादा कर रहा था। 1 हफ्ते में 11%। और ये 11% पर ईयर नहीं, पूरा 11%। सो अगर आपने
100 रुपया लगाया है सोमवार को, तो अगले सोमवार को आपको 111 मिलेंगे। अब हम सब जानते हैं कि उस प्रकार जो ऐसी प्रोमिसेस कोई रख नहीं सकता। और अगर रख भी सकता है कोई, अगर मुश्किल में है और ज्यादा रिटर्न देना चाहे कि चलो मुझे आज बहुत ही खराब परिस्थिति में हूं, बहुत सारा पैसा चाहिए, आप उधार ले लो, आप उधार दे दो, मैं आपको ज्यादा ब्याज के साथ वापस करूंगा। लेकिन ये एक दो बार हो सकता है, ये लगातार लंबे अरसे तक नहीं चल सकता। और वो व्यक्ति एक या दो लोगों के पास जाएगा, पूरी दुनिया के पास नहीं जाएगा। सो एक तो अच्छे रिटर्न का वायदा, ज्यादा रिटर्न का वायदा। दूसरा, ये जो काम करने का तरीका है उसका, वो जैसा पहले बताया ऐसा कि उसमें कोई इकोनॉमिक्स नहीं होती है, उसमें नीचे कोई बिजनेस नहीं होता। आप अगर शेयर्स में निवेश करते हैं तो कई कंपनियों के शेयर्स में एक घाटा भी होता है, कई कंपनी के शेयर में बड़ा फायदा भी होता है। अब आप सेंसेक्स या निफ्टी की ही बात करें तो 10-15 साल में 12-15% का रिटर्न भूतकाल में मिला है। ये जो 12-15% रिटर्न है, वो बैंक में अगर रखते हैं तो उससे तो ज्यादा ही है। बट उसमें कोई ये नहीं कहेगा कि ज्यादा रिटर्न आपको गारंटीड मिलेगा। वो अगर कोई बोल रहा है तो वो भूल कर रहा है। इसलिए हर जगह पे वहां लिखा जाता है कि जोखिम है। मतलब जोखिम क्या है? कोई ऊंचे भाव पे खरीदो और नीचे भाव पे बेचो, या तो ऊंचे भाव पे खरीदो और लंबे अरसे तक इंतजार करो और कोई रिटर्न ना मिले, तो ये जोखिम रहते हैं उसमें। कोई अगर बोले कि नहीं, ज्यादा रिटर्न तो मिलेगा लेकिन जोखिम भी नहीं है, तो ये कहने का तरीका होता है। ये होता इसलिए है क्योंकि नीचे कोई बिजनेस नहीं है, एक निवेशक का पैसा आया, वो पहले को वापस किया जाता है। तीसरा, ये एक समय पे ये स्कीम चल नहीं सकती क्योंकि उतने ज्यादा निवेशक मिलेंगे नहीं, और निवेशक मिलेंगे नहीं। और निवेशक जब मिलना बंद हो जाएगा तो इस स्कीम का वहां पे खत्म होना गारंटीड है। सो जबकि बात शुरू हुई थी ऊपर ऊंचे रिटर्न्स की गारंटी की, लेकिन नुकसान गारंटीड होता है ऐसी योजनाओं में। और जो शुरू में जो निवेशक आए उसमें से कुछ निवेशक शायद कुछ रिटर्न लेके निकल गए होंगे, लेकिन बाद में जो आए इनके लिए नुकसान गारंटीड है। जो पॉन्जी स्कीम का नाम है वो आया था कार्लोस पॉन्जी के नाम से। कार्लोस पॉन्जी एक इटालियन था, अमेरिका में रहता था, और उसने कुछ ऐसी चीज ढूंढी थी कि जहां पे थोड़ा बहुत लॉजिक लग रहा था कि इससे पैसे बन सकते हैं। लेकिन उसने जिस प्रकार से लोगों को पैसा डबल करने का वादा किया था कम समय में, उसके चलते पैसा तो काफी इकट्ठा किया, लेकिन कोई एक न्यूज़पेपर का एक जर्नलिस्ट था, उसको लगा कि यहां पे कुछ तो गड़बड़ है। उसने छानबीन की, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और अपने पेपर में स्टोरी उसकी छापी। और जैसे ही वो स्टोरी छपी, यहां पे पैसा आना बंद हो गया। जैसे ही नया लोगों का पैसा आना बंद हुआ, पुराने को वापस मिलना बंद हो गया। पॉन्जी की स्कीम उतनी बड़ी तो थी नहीं, लेकिन जिस समय में हुई थी उसके पहले ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा किसी को अंदाजा नहीं था। और उसके चलते जब इस प्रकार की कोई योजनाएं आती है तो उसको पॉन्जी का नाम दिया जाता है। तो अभी ना, ये जो किस तरह से ये योजनाएं चलती है उसके विषय में थोड़ा बताया। अभी मैं उसका थोड़ा मैथमेटिक्स बता। ये मैंने जो टॉरस या जो ज्वेलर कंपनी के आप में भी किसी ने नाम बताया उसका, या अजय चौधरी जी ने नाम बताया, थैंक यू अजय जी। आ, इस प्रकार की जो स्कीम होती है, तो ऐसे थोड़े समय पहले एक और ऐसी एक योजना आई थी जिसने वादा किया था कि हर 45 दिन में आपका पैसा डबल हो जाएगा।
तो कई योजना इस तरह की आती है। तो ये हमने 45 दिन में डबल होने वाली योजना का खाली उदाहरण लिया है, इसके कैलकुलेशन देखने के लिए कि अगर किसी ने इस प्रकार की योजना में निवेश किया होता 1,000 रुपया, जो हर 45 दिन में डबल हो रहा है, अब 45 दिन के बाद जो भी रकम बनी वो पूरी की पूरी रकम को वापस निवेश किया उसी योजना में। तो 1,000 रुपए से शुरुआत की, 45 दिन के बाद 1,000 का 2,000 हो चुका था, अब 2,000 निवेश किया, तो उसके बाद वाले 45 दिन में वो 2,000 का 4,000 हुआ, तो अब ये 4,000 फिर से निवेश किया, तो एक भी रुपया वापस उठाया नहीं, और उसको जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि या तो कंपाउंडिंग का फायदा उठाने का प्रयत्न किया। अगर कोई ये योजना इसी तरह से, ये बिल्कुल काल्पनिक है, बट अगर कोई 3 साल तक इस तरह से योजना चलती है, आप अगर 1,000 रुपए से शुरुआत करते हैं तो 3 साल के बाद आपके पास कितनी रकम जमा होगी, आप चैट बॉक्स में अगर अंदाजा लगाना है तो डाल सकते हैं। अगर किसी को भी गैस करना है तो कर सकते हैं, क्या 3 साल के बाद कितनी रकम जमा हो सकती है। 36,000 स्नेहा जी, ओके, थैंक यू। शिरीष जी और जगदीश जी, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा अभी थोड़ी देर में। ओके, विकी कुमार जी 36,000 के, मोर देन 50 lakhs इज व्हाट जय, फाइनल अमाउंट 2,115 करोड़। ज्योति प्रकाश जी, देखते हैं गणित इसका। पहले 45 दिन में आपने 1,000 से शुरुआत की, वो 2,000 बना, और 360 दिनों के बाद, बराबर 1 साल के बाद, वो रकम करीब करीब 2.5 लाख जितनी बनती है, 2,56,000 बनेगी 1 साल के बाद। अब आप में से कोई वापस गैस करना चाहेंगे? 1,000 का 1 साल में 2.5 लाख बना है। वेल, लेट अस सी आगे बढ़ के क्या बनता है। 1,677 करोड़। सो ज्योति प्रकाश जी, आपने जो रकम बनाई बताई उससे ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा सा इधर उधर है और कुछ नहीं है। अगर 2 और साल खींच लेते ना, 3 साल के बदले अगर 5 साल तक चले जाते ना, तो हमारे देश का जो घाटा है ना, फिजिकल डेफिसिट, उससे ज्यादा रकम जमा हो जाती। नो, ये आंकड़ा मैं इसलिए बता रहा हूं कि जैसे 45 दिन में डबल हम देखते हैं ना, तो मन में ऐसा लगता है चलो ना 45 दिन के लिए कर लेते हैं, बट जिस तरह से मैं 3 साल तक खींच लिया ना, तो 1,000 का 1,677 करोड़, नहीं नहीं उतना तो नहीं बन सकता। तो 45 दिन में डबल हो सकता है, 3 साल में इतना नहीं हो सकता। क्यों? अगर कोई इस तरह से योजना चलाता है तो 3 साल तक चल नहीं सकती। अब प्रश्न ये आता है कि हम पहले दिन एंटर नहीं कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं हम कौन से दिन एंटर कर रहे हैं। हो सकता है हम एंटर करें, उसके अगले 30 दिन में ये स्कीम वाइंड अप हो जाए। जो जिसको बोलते हैं ना कि दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, वो इस प्रकार का गणित देखते हुए ही बजनी चाहिए। और थोड़ा बहुत अगर आप कैलकुलेशन कर लेंगे, फॉर एग्जांपल जो मल्टी लेवल मार्केटिंग की भी स्कीम्स होती है कुछ कंपनियां जो चल रही उसी बेसिस पे चल रही है, लेकिन जोखिम इतना बड़ा है उसमें। आप अगर वो लेवल गिनते जाओगे ना, तो थोड़े लेवल क्रॉस होने के बाद पूरे दुनिया की आबादी कवर हो जाएगी। उसके बाद और क्लाइंट लेने के लिए मंगल या शनि पे जाना पड़ेगा। तो ये जो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, वो जो करने वाली बात है ना,
एक समय के बाद उसकी लिमिट पूरी हो जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। और जैसे ही वो नहीं बढ़ते हैं तो वो ये जो कहावत है ना कि शेर की सवारी करने वाली बात है, एक बार उसके ऊपर बैठ गए ना फिर नीचे नहीं उतर सकते। अगर नीचे उतर गए तो शेर खा जाएगा। यहां पे नए क्लाइंट आ ही नहीं सकते, नया पैसा आ ही नहीं सकता। 5 साल में अगर 1,000 रुपये का हमारे देश के घाटे की जितनी रकम होती है तो फाइनेंस मिनिस्टर को और कुछ करना ही नहीं है, ऐसी कोई योजना में ही पैसे लगाने हैं। हमारा देश ऐसे सरप्लस में आ जाएगा। सबको पता है कि मैंने अभी जो लास्ट लाइन बोली वो मजाक के बराबर है, ये होने वाला नहीं। तो पहला, इस प्रकार का रिटर्न है, इस प्रकार की कोई प्रॉमिस कर रहा है तो छोड़ दो, ये अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी है। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज थोड़ा बहुत अच्छा मुनाफा करने की बार बार आती रहेगी। कैपिटल एक बार गया तो वो वापस नहीं आने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो जिसको रेड फ्लैग बोलते हैं या चेतावनी के संकेत आप बोल दो, तो कम समय में पैसा दुगना तिगुना 4 गुना करना वाली बात आती है, जोखिम नहीं है वाली बात करता है कोई। या तो एक और इसमें पहलू आता है, कोई भी आके बोलता है ये थोड़े समय के लिए है, थोड़े समय के लिए है। ये जो थोड़े समय के लिए वाली बात है वो हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। मैं 32 साल से निवेश की दुनिया में अलग अलग प्रकार के काम कर रहा हूं। आज तक ऐसा नहीं लगा कि एक अपॉर्चुनिटी गई और दूसरी नहीं आती है। वो लास्ट अपॉर्चुनिटी वाली बात होती नहीं, कुछ ना कुछ नया आता रहता है। तो एक अपॉर्चुनिटी अगर चली गई क्योंकि आपके पास अभ्यास करने का समय नहीं था, कोई बात नहीं, रुकिए, दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन ये जो है पॉन्जी स्कीम, खास करके कैसे पहचाने, तो उसकी कार्य प्रणाली को समझने की कोशिश करिए। उसकी प्रोसेस क्या है, पैसा कैसे बनेगा इतना, ये जानने का प्रयत्न करना। कम समय में इतनी तेजी से भागना ये मुमकिन नहीं। सो एक उसका लॉजिक समझिए, केवल ट्रैक रिकॉर्ड में मत चलिए। प्रश्न करना ये हम लोगों का सबसे बड़ा हथियार होता है। कोई भी ऐसी स्कीम लेके आता है तो उनको पूछना है ये कैसे काम करती है, ये डबल कैसे होने वाला है। एक मूवी आई थी, अ, फिर हेरा फेरी, कॉमेडी मूवी थी। उसमें एक वो फिर हेरा फेरी, उसमें वो एक पॉन्जी स्कीम जैसी ही बात करी थी। उसमें वो जो लेडी होती है, वो जो उसके ऑफिस में बैठी थी और सबको प्रॉमिस करती थी कि आपका पैसा इतने दिनों में डबल हो जाएगा। अब किसी ने एक प्रश्न कर लिया कि आपका आप हमारे पैसे इतने कम दिनों में कैसे डबल कर सकते हैं। नो, ये प्रश्न बहुत ही जरूरी था। लेकिन उसने जो उत्तर दिया ना, उसने बोला हमारा फॉरेन की कोई कंपनी से टाइप है, वो उससे भी कम दिन में हमारे पैसे डबल कर सकता है। बस इस साहब ने मान लिया, क्या है फॉरेन में कुछ भी हो सकता है, नहीं होता है। तो प्रश्न पूछना भी जरूरी है, लेकिन प्रश्न का उत्तर है उसका फॉलो अप भी प्रश्न अगर पूछना पड़े तो वो भी पूछना जरूरी है। जगदीश जी, फिर क्यों पॉन्जी योजना चलती है? सो पॉन्जी चलती इसलिए है क्योंकि हम मतलब हम में से कुछ लोग लालची होते हैं, जल्दी पैसे कमाने होते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है और सेबी क्या करती है? तो एक प्रश्न आगे आया था कि कौन सी अथॉरिटी के पास जाए। सो ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसका नाम है सेबी। आप सेबी में कंप्लेन कर सकते हैं।
एक समय पे सेबी के रेगुलेटरी पावर्स नहीं थे पॉन्जी स्कीम्स को रोकने के, लेकिन मेरे ख्याल से 2012-13 में, अब मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं, लेकिन 2012-13 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने सेबी एक्ट में सुधार करके सेबी को पावर दिए कि वो लोग रेड कर सकते हैं, वो लोग रोक सकते हैं पॉन्जी स्कीम्स को। तो सेबी के अपने आप तो वो जाके जहां से भी उनको इंफॉर्मेशन मिलती है वो जाके रोकते हैं, लेकिन आपके पास ऐसी कुछ बात आती है तो आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं। साहिल जी, आपने जो कहा वो बहुत बहुत ही सही है कि कई लोग नहीं मानते हैं। तो ये बोलते हैं ना कि आपका काम क्या है, आपको किसी को बताना है सच, उसके बाद मानना नहीं मानना वो उनके पावर में है। लेकिन अगर आपका सच वो नहीं मान रहे हैं तो उसका भुगतान भी उन्हीं को चुकाना पड़ेगा। आपने अपना काम कर दिया, वो काम करके आपको संतोष होना चाहिए कि मैंने अपना काम बड़ी निष्ठा से किया है। उस व्यक्ति को 100% कन्विंस कराना वो हर सिचुएशन में संभव नहीं होता है। आप कई लोगों के पैसे बचा सकोगे, कई लोगों के पैसे नहीं बचेंगे क्योंकि वो आपकी बात सही होने के बाद भी नहीं मानेंगे। जगदीश जी, अभी आपका दूसरा प्रश्न जो आया उसके ऊपर आ जाते हैं, आएगा अभी। सबसे पहले कई बार हम बात सुनते हैं, अभी ये मैं टेक्स्ट जो लिखी है पूरी पूरी नहीं पढ़ूंगा, वो आपके लिए रखिए, आप पढ़ सकते हैं। बट सबसे पहले मानने वाली बात ये आती है कि कई बार हम सुनते हैं कि इतनी अच्छी स्कीम है ना, अनबिलीवेबल रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो तुम मानोगे नहीं इतनी अच्छी स्कीम है। अब जब अनबिलीवेबल है तो क्यों मानना, अनबिलीवेबल है ना तो क्यों बिलीव करना। तुम मान नहीं सकते, हाँ तो मत मानो ना। मैं तो केवल भाषा की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर उतना ज्यादा है तो ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। अगर इन्वेस्टिगेशन आप नहीं कर सकते तो ये समझना कि वहां का जो जोखिम है वो भी आप समझ नहीं पाएंगे, और बिना जोखिम समझे अगर कूदे तो जो ये साहिल जी ने पूछा था, वही वाली बात हो जाएगी। साहिल मदान जी ने जो पूछा वही वाली बात हो जाएगी कि पता कम है, किसी और के ऊपर विश्वास रख लिया है और उस व्यक्ति ने विश्वास तोड़ा है। फरियाद आप कर सकते हैं सीबी के पास जाकर, लेकिन वो फरियाद करने के केस में जो रिजोल्यूशन आने में, उसका निवारण आने में जो समय लगेगा वो लगेगा। जल्दी किसी की बात भी नहीं करनी है। और आप में से दो तीन लोगों ने जो प्रश्न पूछे उसमें भी वही वाली बात आती है कि लोगों को जल्दी में कमाना होता है। आम का पेड़ जितने सालों के बाद फल देगा उतने सालों के बाद देगा, उसको कम करना संभव नहीं है। तो कुछ जो नियम होते हैं प्रकृति के, उसके विरुद्ध नहीं जा सकते, और निवेश की दुनिया में भी वो प्रकृति के नियम चलते हैं। फिक्स डिपॉजिट में क्यों कम रिटर्न मिलता है, जबकि शेयर मार्केट में फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा मिलने की संभावना है, मिलने का गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगा के हम जोखिम बहुत कम लेते हैं, शेयर बाजार में पैसा निवेश करके हम जोखिम ज्यादा लेते हैं। तो वो जो जोखिम है उसका रिवॉर्ड ज्यादा रिटर्न के रूप में मिल सकता है। तो ये सब प्रकृति के लिए। अब एक तरफ रेगुलेटर्स है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है, उन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, लेकिन हम तो रोड पे भी देखते हैं ना कि कायदा है
कि आप अगर टू व्हीलर पे जा रहे हो तो हेलमेट पहन के जाओ। कई लोग बिना हेलमेट जाते हैं। अब उसके बाद पुलिस के ऊपर ब्लेम करना वो पूरा का पूरा तो सही नहीं होगा। पुलिस फिर भी आएगी अगर एक्सीडेंट हुआ तो। हेलमेट तो पहनिए पहले। कार में जा रहे तो सीट बेल्ट पहनिए। वो अपनी जान बचाने की बात है। पैसे बचाने के लिए उसी प्रकार के नियम होते हैं। क्या नियम? सबसे पहले जो हेडिंग में लिखा है वो, जो भी एंटिटीज रेगुलेटेड है उनके साथ ही डील करें। अब रेगुलेटेड है या नहीं कैसे पता चलेगा? तो अपने देश में फाइनेंस मार्केट के 4 रेगुलेटर्स है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकिंग सेक्टर और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उनका रेगुलेशन करती है। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सिक्योरिटीज मार्केट के रेगुलेटर है। वहां पे स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब रेगुलेट होते हैं। इवन आईपीओ, स्टॉक मार्केट्स। तीसरा, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटर। तो वहां पे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, उनके एजेंट्स, उन सबका रेगुलेशन होता है। और चौथा है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटर, जहां पे न्यू पेंशन स्कीम NPS या तो अटल पेंशन योजना APY, इनका रेगुलेशन होता है। तो डील इनसे करिए। हाँ, आप गवर्नमेंट स्कीम में तो निवेश कर सकते हैं और गवर्नमेंट स्कीम रेगुलेटेड नहीं होगी। जैसे आप PPF में पैसा लगाते हैं तो वहां पे रेगुलेशन नहीं होता, कोई रादर रेगुलेटर नहीं होता, क्योंकि आप सीधा गवर्नमेंट से डील कर रहे हैं। अदरवाइज रेगुलेटेड एंटिटी के साथ डील करिए, क्योंकि उसमें 3 चीजें होती है। पहला, डिस्क्लोजर। जो भी चीज होती है उसके बारे में पूरा पूरा समझाया जाता है कि ये कैसे काम करता है, जो योजना है, स्कीम्स है, वो क्या करेगी, और उसके साथ साथ जोखिम क्या क्या है। तो ये पूरा का पूरा डिस्क्लोजर होता है जो आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आप स्टडी नहीं कर सकते हैं तो इंटरमीडियरीज होती हैं जो रेगुलेटेड होती हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं। दूसरा, उनकी जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो स्टैंडर्ड होती है। तो वो पहले से व्याख्यायित होती है कि हर व्यक्ति उसी तरह से काम करेगा। तीसरा, अगर कुछ हुआ तो आप कंप्लेंट कहां पे जाके कर सकते हैं, उसका भी पूरा प्रोसेस पहले से व्याख्यायित होता है। आपको किसके पास पहले कंप्लेंट लॉन्च करनी है, वहां अगर आपको संतोषकारक उत्तर नहीं मिला तो फिर आप कहां पे जा सकते हैं। तो ये पूरी चीजें डिफाइंड होती है। आपको ये पता है कि क्या उम्मीद रखनी है, और आपको ये पता है कि अगर उम्मीद से कुछ अलग आया तो कहां जाके फरियाद कर सकते हैं। तो आपने जो कुछ नाम दिए यहाँ पे, 2-3 कंपनियों के नाम दिए थे किसी ने, जगदीश जी ने कुछ नाम दिए हैं। जगदीश जी, पहले ये पता करिए कि ये कंपनीज रेगुलेटेड है या नहीं। ये प्रोडक्ट्स जो ऑफर कर रही है वो प्रोडक्ट्स रेगुलेटेड है या नहीं। अगर नहीं है तो ये उसके जैसी बात होती है। जैसे मेरा जो फेवरेट गेम है क्रिकेट, इसलिए मैं क्रिकेट का उदाहरण लूंगा कि क्रिकेट के खेल में क्या होता है कि जब कोई 2 देश की टीम खेलती है ना, तो उनको दोनों को वो जो ICC नाम का एक रेगुलेटर है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उन्होंने जो नियम बनाए हैं वो नियम फॉलो करने होते हैं। उसमें चाहे आप कोई भी हो, बड़े खिलाड़ी हो या छोटे खिलाड़ी हो, नियम दोनों को सेम लागू होता है। ये रेगुलेटेड मैच है। लेकिन जब गली में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, किसका नियम चलता है? नियम वहां पे उसका चलता है जिसका बैट होता है। और निवेश की दुनिया में, खास करके अनरेगुलेटेड मार्केट में, निवेशक के पास बैट कभी नहीं होता है। तो आपको तो ये देखना है न्यूट्रल अंपायर है कि नहीं, कोई ओवरसीइंग बॉडी है कि नहीं। ऑलवेज डील विद रेगुलेटेड एंटिटीज, नियंत्रित संस्थाओं के साथ ही कार्यवाही करें।
चेक कैसे करेंगे? ये चारों की वेबसाइट पे जो भी रेगुलेटेड है सबके नाम है, वहीं से चेक हो सकता है। इसके बाद जो एक और भास्कर जी का प्रश्न आया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मेनी यंगस्टर्स नाउअडेज फॉल इनटू द एफ एंड ओ ट्रैप, और इसीलिए सेबी जो ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले मार्केट्स को भी रेगुलेट करती है, सिक्योरिटीज मार्केट्स को, वो पिछले 3-4 साल से हर साल एक रिपोर्ट निकालती है और ये बताती रहती है कि 90% से ज्यादा जो एफ एंड ओ में ट्रेडिंग करते हैं वो 90% से ज्यादा नुकसान करते हैं, पहला। दूसरा, उन्होंने रेगुलेशन वहां पे टाइट किया है, वहां पे एंट्री के बैरियर्स लगाए हैं, तो काफी चीजें से भी अपने हिसाब से करे जा रही हैं। तो ये है, और दूसरी तरफ जानकारी आती है ना, उसके बाद सेबी रोकेगी नहीं किसी को कि आप मत करो, खास करके डेरिवेटिव्स मार्केट्स में। क्योंकि अगर डेरिवेटिव्स को फायदा भी है, अगर जैसे उदाहरण के तौर पे मैं ये चाहूं कि मेरे पास कुछ शेयर्स है जो मैंने निवेश किया हुआ है, मुझे लगता है कि मार्केट में अनसर्टनिटी है, तो मैं अपनी पोजीशन को हेज कर सकता हूं डेरिवेटिव्स के थ्रू। तो फायदे भी है, नुकसान भी है। अब साइन मजूमदार ये टीयर 2 या टीयर 3 में क्यों ज्यादा होता है? वेल, एनआईएसएम में ये पूरे कार्यक्रम अभी तक अंग्रेजी में होते थे। पिछले 2-3 महीनों से भारत की अलग अलग भाषाओं में ये कार्यक्रम वेबिनार्स करना शुरू किया है। हमारा उद्देश्य ये है कि जितनी दूर तक जानकारी पहुंच सके, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 20, हर लेवल पे, हर गांव गांव तक ये संदेश जाना चाहिए कि पैसा खोना नहीं है। तो ये प्रयत्न जारी है। सेबी ने भी कुछ रिसोर्स पर्संस को एम्पेनल किया हुआ है, वो भी जाके अलग अलग जगह पे इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं। भास्कर जी, यंगस्टर्स को मेरा सजेशन सिंपल ये रहेगा, सीख लो जो करना है उसके पहले। लेकिन अगर बिना सीखे अगर बाजार में जाओगे तो जो एजुकेशन की फी भरनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत महंगा पड़ता है। तो सीख के जाओ, जानकारी लेकर जाओ, प्रोमिस के ऊपर मत जाओ, जोखिम समझ के जाओ। साहिल मदन जी, रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी थोड़े दिन में एनआईएसएम की वेबसाइट से, इसी पूरे वेबिनार की। तो साहिल मदन जी, ये एनआईएसएम एग्जाम मैंडेटरी करने के विषय में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि इंटरेस्टेड पार्टी भी हूं कुछ हद तक। लॉट ऑफ प्रॉमिस स्टॉक फॉरेन ट्रेडिंग क्रिप्टो हायर रिटर्न 36% एनुअल एनुअल, तो जगदीश जी ये मानना नहीं है और कुछ नहीं है। 36% एनुअल वगैरह जो कोई भी बात करता है और बोलते जोखिम नहीं है, तो वो मानना नहीं है। मैं सिंपल सी बात कहूंगा, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहिए क्या? टैक्सेशन कितना है? राजेश गुप्ता जी, क्रिप्टोस आर अनरेगुलेटेड इन इंडिया, और मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि जो रेगुलेटेड नहीं है उसमें नहीं जाना चाहिए। कौन सी कंपनी में स्टार्ट करना चाहिए, ये मैं स्नेहा जी, सॉरी, ये मैं आंसर नहीं करूंगा। कहाँ से सीखे और कैसे सीखे, बस आप एनआईएसएम के वेबिनार्स अटेंड करते रहिए, अलग अलग विषय के होते हैं, बहुत ही यूजफुल वेबिनार्स होते हैं। एनआईएसएम की वेबसाइट पे काफी जानकारियां हैं। मैंने यहाँ पे ये अधिक जानकारी के लिए एडिशनल रिसोर्सेज का भी पूरा लिस्ट दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल सीबी का एक सीबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम है। देन एक सेशन है पूरा फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर भारत, पूरा 22 घंटे का प्रोग्राम है, एनआईएसएम की वेबसाइट पे अवेलेबल है, फ्री है। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर दो और मॉड्यूल्स है, इन्वेस्टर एजुकेशन के ऊपर मॉड्यूल्स है। सीबी की वेबसाइट है, इन्वेस्टर वेबसाइट, ये जगहों पे आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। सीखना चाहे तो बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया है। प्रकाश जी,
आप कोई स्मार्ट्स वाला जो डिवीजन है उनके थ्रू ही अप्रोच करिए एनआईएसएम में। मैं यहाँ पे तो उत्तर नहीं दे पाऊंगा। और तो फ्रेशर एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए। स्नेहा जी, एज अ फ्रेशर आप कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी में डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में एसआईपी करें तो लॉन्ग टर्म, और अगर आपका टाइम लंबे अरसे का है तो अच्छा रहेगा। अगर कम अरसे का समय है तो डेट फंड आप पसंद कर सकती है एसआईपी करने के लिए। हाउ टू हैंडल दैट पैनिक मोड, जब सिचुएशन ऐसी आए कि बस अब निकल जाना हूं बट निकल नहीं, आपका फैसला आपको ही गलत लगने लगता है। ज्योति प्रकाश जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मैं भी इसी मोड से गुजर चुका हूं। मेरा मानना यह है कि ऐसी सिचुएशन में आपको कोई एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए। बहुत सारे एडवाइजर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। उनकी सलाह लेके आपको आगे निवेश करना चाहिए। और कोई भी निर्णय लेने के पहले बात कर लेनी चाहिए। डर के मारे अगर ले रहे हैं तो किसी से बात करने से अपना डर थोड़ा सा कम हो जाता है और इससे गलती की संभावनाएं कम हो जाती है। सत्यपाल जी, मैं एनआईसी की वेबसाइट पे बहुत सारे मटेरियल है, आई मीन ये वीडियोस वगैरह है। तो वही ले लीजिए, सेबी की इन्वेस्टर वेबसाइट जो लास्ट में लिखा है, उसमें से आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। मैं बुक का नाम तो अभी नहीं बता पाऊंगा। क्रिप्टो में बहुत से लोग करते हैं जिसमें प्रीमियम डिक्लेयर नहीं होता, क्या इंडिया में लीगल नहीं है, कब होगा? रोशन जी, इंडिया में लीगल नहीं है क्रिप्टो एज अ करेंसी। क्रिप्टो रेगुलेटेड भी नहीं है। और कब होगा तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि लीगालिटी का मामला है। Career to make an MF manager, how and from where to do CFA? So, आरक्षित जी, CFA इंस्टीट्यूट से आप पता कर सकते हैं सीधा ही। And I am doing fantastic job. Thank you so much. Career to making MF, yeah, so आरक्षित जी, मैंने career to making MF manager वही वाला प्रश्न है। तो एमएफडी के लिए कोई वेबिनार है सर? निशा जी, ये इन्वेस्टर वेबिनार्स है तो एमएफडी के लिए अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते रहते हैं एनआईएसएम की तरफ से। बट अदरवाइज ये जो सीरीज है पूरी इन्वेस्टर के लिए है, निवेशक के लिए है। मैं हेलो। एनआईएसएम इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन ओडीआर फाइनल। हेलो अमित सर। गुड। यस। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, क्या हम पोल क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट कर सकते हैं? डन। हाँ तो आप लॉन्च डन। कीजिएगा सर। So let us start the poll questions. आप सबको रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये पोल्स में पार्टिसिपेट करिए। चार में से एक ही सही उत्तर है। कुल मिला के 8 प्रश्न हैं। ओके, थैंक यू सो मच। 78 रिस्पॉन्सेज आए हैं और जो करेक्ट उत्तर है वही ज्यादातर लोगों ने दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। अभी दूसरे प्रश्न पे जाएंगे। एक बार फिर से मेजोरिटी सही है। पॉन्जी योजना में नए निवेशक के जो पैसे आते हैं उससे पुराने को पे किया जाता है। पोल नंबर 3 परफेक्ट। 80%, करीब करीब 80% लोगों ने सही उत्तर दिया। जब पर्याप्त नए निवेशक नहीं मिलते तब ये पॉन्जी योजना का अंत हो जाता है, क्योंकि कंपनी जो है, जो जिसने भी लॉन्च किया है, वो तो अपना मुनाफा ही देख रही है और किसी का कुछ देख नहीं रही। सही लिए लॉन्च नहीं हो रहा है अभी। सर हम नेक्स्ट पोल लॉन्च कर सकते हैं, फिर रुको मैं देखता हूँ। ओके ओके ओके। यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। 84% लोगों ने सही उत्तर दिया है। और ये जो बात आती ना, क्रेता समाधान रहे, या तो बायर बीवेयर या तो कैविएट एम्प्टर जिसको बोलते हैं, ये वो वाली बात है कि रेगुलेटर है, रेगुलेटर अपना काम करता है। लेकिन आप ये सोचिए कि शहर में पुलिस होने के बाद भी
आप अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो पहले अपने घर पे ताला लगा के जाते हैं। अगर ताला नहीं लगाया, घर खुला छोड़ा और बाहर चले गए, उसके बाद पुलिस को ब्लेम करना वो पूरा का पूरा सही नहीं होगा। पुलिस अपना काम करे, हम अपना काम करें, दोनों अगर मिले तो अपनी सलामती, अपनी सुरक्षितता काफी हद तक सुनिश्चित हो जाती। पोल नंबर 5, बहुत बढ़िया, 96%। रुके और सवाल करें। प्रश्न, ये हमारे हाथ में सबसे ताकतवर हथियार है। बहुत ही बढ़िया, 94%। जागरूकता, ज्ञान, कौशल और अपना दृष्टिकोण और व्यवहार। और ये जो लास्ट वाले दो है, पहले तीन हम पा सकते हैं पढ़ाई करके, वेबिनार अटेंड करके, लेकिन हमारा दृष्टिकोण और हमारा व्यवहार है किस तरह से करना, इसके ऊपर हमारा काबू ज्यादातर रहता है। एक जो प्रश्न आया था कि डर लगता है और ऐसा लगता है कि अभी निकल जाए नहीं, और जैसे ही निकलते हैं उसके बाद लगता है कि हमने गलती कर, ये जो है ये व्यवहार वाली बात आती है। एक तरफ जानकारी है, दूसरी तरफ डर है। तो थैंक यू सो मच। दो और प्रश्न है। इस विषय में तो काफी विस्तार में चर्चा की है। बढ़िया, लेकिन 93%। कम समय में ज्यादा मुनाफा, इसको एक खतरे की घंटी समझिए। और इसके साथ हम आखिरी प्रश्न पे पहुंच गए हैं। 95%। थैंक यू वेरी मच। व्यक्तिगत वित्तीय कल्याण प्राप्त करना। तो आपने ये सब पोस्ट में भी हिस्सा लिया, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। क्विकली, जो ये वित्तीय साक्षरता के बारे में, फाइनेंशियल एजुकेशन के या फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जो NISM के वेबिनार्स होते हैं, तो बहुत जल्दी से उसका एक महत्व समझाना चाहूंगा मैं। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो संस्था है, वैश्विक संस्था है, उनके आधार, उनके हिसाब से वित्तीय साक्षरता जागरूकता, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार का एक संयोजन है जो व्यक्ति को उचित वित्तीय निर्णय लेने और अंततः व्यक्तिगत वित्तीय कल्याण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। और जब ये बनता है, तब हर व्यक्ति अगर वित्तीय साक्षरता प्राप्त करेगा, वित्तीय कल्याण प्राप्त करेगा, तो परिवार, समाज और पूरे राष्ट्र के वित्तीय कल्याण में मदद मिलेगी, या तो वित्तीय कल्याण सुनिश्चित होगा। तो इसी जर्नी में हम भी कुछ कदम लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसके साथ ही आप सबके प्रश्न तो मैंने उत्तर कर लिए, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं अंत में एक बार नजर कर लूंगा, कुछ अगर है तो लिख लेता हूँ लास्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। धन्यवाद हमारे वेबिनार में बोलने के लिए, आपका कीमती समय निकाल कर, वो भी। इसीलिए मैं फिर से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपकी अंतर्दृष्टि, विशेषज्ञता और आकर्षक प्रस्तुति यानी एंगेजिंग प्रेजेंटेशन ने हमारे दर्शकों पर गहरा प्रभाव डाला है सर। आपके समय और ज्ञान हमारे साथ साझा करने के लिए एक बार फिर से सर धन्यवाद। और मैं आपके शानदार दिन की कामना करता हूँ सर। और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सारे पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद। आपकी उपस्थिति और सहभागिता ने इस वेबिनार को वास्तव में सार्थक और प्रभावशाली बना दिया। थैंक यू। धन्यवाद सभी का आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू।